हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है पीरियोडिक टेबल। हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एस, पी, डी एंड एफ को पढ़ लिया था। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखना भी पढ़ लिया था। पीरियोडिक टेबल चैप्टर में वो भी हमको आ गया था। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है आपका पीरियोडिक टेबल। तो इसमें जो लेक्चर का जो बेसिक है मैंने आप लोगों को ये जूम पे पढ़ा दिया था, और लेक्चर जो इसका बेसिक है कि कैसे कैसे टेबल बना, मैं आप लोगों को इसके बारे में अलग से बाद में एक लेक्चर बना भी दूंगा कि कैसे कैसे टेबल फॉर्म हुआ। तो मैं इसके बारे में इसका जो हिस्ट्री है ये मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा अलग से कि कैसे ट्रायड आया, फिर कैसे न्यूलैंड ऑक्टेव आया, फिर कैसे लोथरमेयर कर्व आया, फिर बाद में कैसे मेंडलीव्स टेबल आया। तो वो मैं उस पर एक अलग से लेक्चर बना दूंगा जो मैंने आप लोगों को जूम पे पढ़ाया हुआ है। तो हम लोगों का जो नया टॉपिक है वो है आपको पीरियोडिक टेबल, क्योंकि जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जेईई मेन हो, जेईई एडवांस हो, नीट हो या सीईटी हो, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे ही क्वेश्चंस आता है। और हिस्ट्री पे क्वेश्चंस नॉर्मली कम आते हैं क्योंकि हिस्ट्री के बारे में क्लास 9th और 10th में पढ़ा दिया जाता है, तो नॉर्मली उस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस कम आते हैं। मैं फिर भी आपके नॉलेज के लिए उस पर मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा, तो हम लोग उसको बाद में करेंगे। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो है आपका इस टॉपिक का देखो पूरा नाम क्या है। पूरा नाम क्या है? पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो हम लोगों को पहले समझना है पीरियोडिक टेबल है कैसा, दिखता कैसे, फिर उसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो मैं आप लोगों को पहले कुछ चीज़ें बताता हूँ कि पहला वही पर्पस कि पीरियोडिक टेबल बनाया क्यों, क्या है इसका पर्पस बनाने का। तो अगर आप ध्यान से देखो कि आपका जो एलिमेंट्स है वो कितने, अभी तो डिस्कवर हो गए करीब करीब 120, तो एलिमेंट डिस्कवर होते रहते हैं। अब देखो 120 एलिमेंट्स हैं। अब 120 एलिमेंट्स के बारे में सबके बारे में पढ़ना या उसका स्टडी करना बहुत चैलेंजिंग है, मतलब बहुत टाइम टेकिंग है, और अगर आप स्टडी करोगे तो हो सकता है आपको कई साल लग जाए। तो पीरियोडिक टेबल का देखो पर्पस कि हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज कर लेते हैं, तो हम लोग उसमें कुछ एलिमेंट्स का स्टडी कर लेते हैं, बाकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो उनसे मिलती जुलती होती है। जैसे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, जैसे देखो एक ग्रुप होता है जिसका नाम है एल्केली मेटल, जहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो सपोज करो अगर आपने सोडियम को स्टडी कर लिया तो जो प्रॉपर्टी सोडियम का होगा वही प्रॉपर्टी पोटेशियम का होगा, वही प्रॉपर्टी रुबिडियम का होगा। तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक अरेंज कर देते हैं, और कुछ एलिमेंट का स्टडी करने से हमें क्या होता है, बाकी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी हमें मिल जाता है। तो इससे हमारा जो बहुत बड़ा काम है वो छोटा हो जाता है। तो हमारे काम को छोटा करने के लिए, सिंपल करने के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्म किया, पीरियोडिक टेबल। हमें इस चैप्टर में ध्यान रखना है, सिर्फ बेसिक टेबल के बारे में पढ़ना है, सिर्फ बेसिक स्टडी करना है। बाकी जो डिटेल में जो होगा, जैसे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये अलग से चैप्टर आते हैं। जैसे अगर आप क्लास 11 का बुक देखोगे तो वहां पे हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक पार्ट 1 ये चैप्टर होगा। क्लास 12 में पी ब्लॉक पार्ट 2, डी एंड एफ ब्लॉक, तो ये आपको अलग से चैप्टर होंगे। तो आप मतलब बहुत डिटेल में भी नहीं जाना, अभी हमें बस ओवरऑल ऊपर से प्रॉपर्टी को पढ़ना है। इसके अंदर जो होता है कि कौन सा एलिमेंट कैसा बिहेव करेगा, कैसा इसका प्रॉपर्टी होता है, तो ये आप लोगों को आगे चल के पढ़ाया जाएगा। तो अभी हमें बस मेनली टेबल के बारे में समझना है, और कुछ प्रॉपर्टीज है तो उनके बारे में हमको स्टडी करना है। तो हम लोग इस पे आते हैं सबसे पहले कि टेबल बनाया किसने, कि भाई टेबल किसने बनाया है। तो देखो इसमें कई बार लिखा आता है कि मोज़ले, तो कई लोग बोलते हैं कि मोज़लेस टेबल। तो मैं आप लोगों को देखो कुछ बातें बताता हूँ, इसको ध्यान रखना है, मतलब लोगों को पता नहीं होता है। तो देखो सबसे पहले अगर कोई पूछे कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, की फादर कौन है, तो फादर तो मेंडलीव से, ये ध्यान रखना। मेंडलीव देखो पहली बार जो टेबल का जो स्ट्रक्चर मेंडलीव ने दिया, तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल तो मेंडलीव कहलाएगा। पर मेंडलीव ने जो टेबल बनाया वो एक्चुअल में किसके हिसाब से बनाया, एटॉमिक मास के हिसाब से। अब धीरे धीरे जब साइंस डेवलप हुआ तो हमको एटॉमिक मास में कई प्रॉब्लम आने, जैसे एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे तो हमको एटॉमिक मास का यूज करके बहुत प्रॉब्लम आ रहा था कि जैसे आइसोटोप्स मान लो आ गए तो किस आइसोटोप को कहाँ प्लेस करना है, उसके हिसाब से काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो एटॉमिक मास से क्या होता है कि आप प्रॉपर्टीज को भी गेस नहीं कर पा रहे थे। जैसे देखो प्रॉपर्टी का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों।
प्रॉपर्टीज मीन्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज था वो मास से तो बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है रिएक्शन। रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको आइडिया कौन देगा? इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको आइडिया देगा एटॉमिक नंबर। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो था तो उसके बारे में तो एटॉमिक मास बिल्कुल भी आइडिया नहीं दे पा रहा था, इसीलिए क्या था कि वो टेबल हमारे लिए इतना हेल्पफुल नहीं था। फिर बाद में हेनरी मोजले ने बोला कि जो पीरियोडिक टेबल जो बनना चाहिए या फिर एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी होता है वो एक्चुअल में एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता है, वो उसके चार्ज पे डिपेंड करता है, जिसको बोला गया एटॉमिक नंबर। मैं रिपीट करता हूँ, देखो पहले समझो कि टेबल बनाया क्यों है। टेबल बनाने का पर्पस है कि जो हमारा बड़ा सा काम था उसको छोटा करना। अब देखो ढेर सारे एलिमेंट थे तो उनको स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत चैलेंजिंग था, तो हमने अपने काम को छोटा किया। तो हमने कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया। अरेंज करने पे ऐसा होना चाहिए कि हमें उनका केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में इजीली स्टडी हो सके। तो मोजले ने क्या देखा कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होता था वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता था, वो एक्चुअल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता था। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है केमिकल रिएक्शन। तो फिर हेनरी मोजले ने क्या किया एक्चुअल में, फिर आपका जो टेबल उसने बोला कि टेबल मास के हिसाब से नहीं बनना चाहिए, टेबल बनना चाहिए एटॉमिक आपका नंबर के हिसाब से। अब मैं देखो आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। हेनरी मोजले जो होता है, हेनरी मोजले वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट। तो जर्मनी का साइंटिस्ट था वो। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो एक्चुअल में बेचारा मर गया, और बहुत यंग एज में मर गया था, मतलब 34-35 ईयर की एज में उसकी डेथ हो गई थी। तो हेनरी मोजले एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसकी बहुत यंग एज में डेथ हो गई थी। बाद में क्या हुआ कि जब टेबल में प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो गए तो एक साइंटिस्ट थे, सबको पता होगा, नील बोर करके। नील बोर बहुत फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने बोर्स थ्योरी भी दिया है। तो नील बोर ने क्या है कि मोजले का जो भी लॉ था उसका स्टडी किया, क्योंकि मर गया पर पेपर तो रख के जाएगा ना, पेपर तो थोड़ी ना लेके ऊपर जाएगा। तो मोजले तो बेचारे भगवान को प्यारे हो गए, पर उनका पेपर जो रिसर्च था वो इस दुनिया पे रह गया। अब उस पेपर पे क्या है कि आपका नील बोर ने स्टडी किया, तो नील बोर ने बोला कि ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे एटॉमिक मास के कंपैरिजन में। तो नील बोर ने क्या है कि एटॉमिक नंबर का यूज़ करके एक टेबल को फॉर्म किया, जिसको आप लोग आजकल देखते हो। तो ये जो टेबल है, कोई पूछे टेबल किसने बनाया, तो टेबल किसने बनाया है भाई? टेबल बनाया नील बोर ने। कोई पूछे टेबल किसने बनाया, तो नील बोर। किसके लॉ पे बनाए? हेनरी मोजले के लॉ पे बनाए। तो लॉ किसका? हेनरी मोजले। बनाया किसने है? नील बोर ने। अब देखो इसमें ध्यान क्या रखना होता है कि लोगों को लगता है मोजले ने टेबल बनाया। अरे मोजले कहाँ से बनाएगा? मोजले तो उसमें भगवान के पास था। तो मोजले बहुत यंग एज में भगवान को प्यारे हो गए थे, मोजले के तो जिंदा ही नहीं थे। तो टेबल पूरा ध्यान रखना किसने बनाया? नील बोर ने। पर क्योंकि मोजले ने काफी अच्छा वर्क किया था, यंग साइंटिस्ट था, तो उसके ऑनर में बोल देते हैं कई बार मोजले पीरियोडिक टेबल। पर इसको ज्यादा कॉमन इसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। वैसे किसने बनाया? नील बोर ने। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो टेबल दिखता कैसे है, तो हम सबको पता है कि ये जो टेबल है वो कुछ कुछ ऐसा दिखता है, और साथ में नीचे दो बॉक्स भी होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये अगर आप देखोगे वैरायटीज ऑफ टेबल, तो कुछ लोग इस बॉक्स को यहाँ प्लेस करते हैं, कुछ लोग नीचे प्लेस करते हैं, अपना अपना चॉइस है। तो कि यहाँ प्लेस कर दोगे तो बहुत ज़्यादा ये चौड़ा हो जाएगा, तो इसको लिखना इजी नहीं होगा, तो इसको नीचे लिख देते हैं। अगर एक्चुअल में पूछा जाए कहाँ होना चाहिए, तो एक्चुअल में तो यही होना चाहिए, पर क्योंकि फिर लिखना काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो इसको नीचे लिख देते हैं। अब देखो इसमें है क्या, इसमें इस सेक्शन को बोलते हैं पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक का सेक्शन है, इसको बोलते हैं दिस इज डी ब्लॉक, दिस इज डी ब्लॉक। इसको जो बोलते हैं दिस इज एस ब्लॉक, एंड इसको नीचे वाले को बोलते हैं दिस इज एफ ब्लॉक। तो ये पीरियोडिक टेबल की कुछ ब्लॉक है। कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक,
एंड एफ ब्लॉक। तो ये एस ब्लॉक है और इधर आपके पास डी ब्लॉक सामने, राइट में पी ब्लॉक और नीचे जो लिखा है वो आपका लिखा है एफ ब्लॉक। ठीक है, तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल के कुछ ब्लॉक ही है। अब इसमें अब ये समझते हैं कि ये ब्लॉक का एक्चुअल में करते कैसे हैं, मतलब कैसे नेमिंग किया। तो जैसे एक एलिमेंट लेते हैं, चलो हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। तो लिथियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 1s2 2s1 2s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको देखना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा है, एस में जा रहा है, तो वो कहलाएगा एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में जाएगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में जाएगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट, और एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। एक एग्जांपल चलो और समझ लेते हैं। तो जैसे अगर आपके पास होता है कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के हिसाब से डिसाइड होता है कि कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ प्लेस किया जाएगा, कि टेबल को हम लोग एस में रखेंगे कि पी में रखेंगे कि डी में रखेंगे कि एफ में रखेंगे। तो टेबल में कौन से एलिमेंट को कहाँ रखना है ये किससे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है हमेशा लास्ट इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जैसे सपोज करते हैं, एक एग्जांपल चलो और लिख लेते हैं कि आपके पास लिखा हुआ है आयरन Fe, एटॉमिक नंबर 56। इसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो तो सबसे लास्ट में आएगा 3d6। तो d6 आ रहा है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा है, डी में, तो वो क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है उसके हिसाब से वो डिसाइड होगा कि किस ब्लॉक में उसको प्लेस करना है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, ये टेबल का हम लोगों ने ओवरव्यू देखा। तो देखो चैप्टर का जैसे मैंने कहा कि 2 पार्ट है, पहले टेबल को डिटेल में करना है, फिर बाद में हम लोगों को करना है इनमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी। तो पहले टेबल को समझते हैं। तो देखो टेबल में सबसे पहले हम लोग इसमें लिखते हैं पीरियड के बारे में। तो हम लोग क्या होता है, जो लेफ्ट से राइट जाते हैं, मतलब ये जो लेफ्ट से ये जो राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल रो। तो ये जो हॉरिजॉन्टल जो रो होता है ये कहलाता है पीरियड। तो लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाने में जो हॉरिजॉन्टल जो रो होता है तो ये हमारे पास कहलाता है पीरियड। तो लेफ्ट से राइट जाने पे ध्यान रखना, जो भी हॉरिजॉन्टल रो है यही आपके पास पीरियड कहलाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है, हॉरिजॉन्टल रो तो पीरियड है, अब क्वेश्चन ये आता है कि पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड है। और जैसा आप लोगों को पता है कि अभी कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, 120। तो अभी क्या है कि जितने भी आपके पास पीरियड थे वो पूरे के पूरे फुल हो गए। 7 पीरियड है, 7 पीरियड है, सबको पता है, और एलिमेंट 120 वाला अभी डिस्कवर हो गया कुछ टाइम पहले। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट है, मतलब जितने भी पीरियड है, वो सारे के सारे फिल हो गए। फ्यूचर में अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसको कहाँ रखा जाएगा, कितने एलिमेंट होंगे, तो उसके बारे में भी देखते हैं। तो देखो देखते हैं हम लोग पहले पीरियड के बारे में। तो हम लोग इसमें लिखते हैं भाई आपके पास पीरियड, और थोड़ा हिंट के लिए मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो इसमें कौन कौन से क्या होता है, सब शेल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कौन कौन से उस पीरियड में सब शेल प्रेजेंट होते हैं। और आपके पास फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं वो भी देखते हैं। तो पीरियड, सबशेल एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जैसे वही फर्स्ट पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एक ही सब शेल है, क्या है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई, एस में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने एलिमेंट होंगे, 2। ठीक है, सेकेंड और थर्ड पीरियड में ये दोनों एक साथ। तो सेकेंड और थर्ड पीरियड में क्या आएगा, एस और पी सब शेल। तो एस और पी सब शेल। तो अब देखो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितना होता है, पी में होता है 6, सो टोटल इलेक्ट्रॉन विल बी 8। तो सेकेंड और थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट आते हैं, मैक्सिमम 8।
ठीक, आगे करते हैं। ऐसे सिमिलरली 4 और 5th। तो अगर कोई पूछे थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट है तो आप बोलोगे 8। ठीक है, तो इवन मैं आपको बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे जेई मेन, नीट या सीटी जैसे एग्जाम में। एडवांस में आने को आ सकता है पर चांसेस थोड़े से कम है, पर नीट और सीटी में तो आने के चांस काफी है। पूछ सकता है कि 10th पीरियड में टेबल में बताओ कितने एलिमेंट है। ऐसा हो सकता है कि 10th पीरियड में बताओ कितने एलिमेंट है। आप बोलोगे सर 10th पीरियड तो बना ही नहीं, तो हम लोग जो पीछे कर रहे हैं इसका यूज करके आप किसी भी पीरियड का बता सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी भी पीरियड का। जैसे 4 और 5th में क्या होगा, देखो एस, पी और डी, आपको आइडिया लग रहा होगा। एस में होते हैं 2, पी में 6, डी में 10, टोटल इलेक्ट्रॉन, ये टोटल एलिमेंट 18। अब ऐसे कर लेते हैं 5 और इसमें आगे फटाफट आगे लिख लेते हैं 6, 7, ऐसे 8, 9, 10, 11। आपको जितना मन करे आप लिख लो, मतलब आगे और भी लिखना चाहो लिख लो। ठीक है, तो ये आप किसी भी के बारे में लिख सकते हो, तो 10 और 11 ऐसे कोई भी लिख लो, फिर आगे 12, 13, 14 कितने भी लिख लो, यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा। मतलब 10, 11 का तो पूछ ही सकता है। अब जैसे 6, 7 में क्या होगा, इसमें लिखोगे एस, पी, डी और एफ। 8, 9 में पूछा जाए कितने एलिमेंट आ सकते हैं, एस, पी, डी, एफ, जी। ठीक है, 10, 11 में पूछा जाए कितने आएंगे तो बोलोगे एस, पी, डी, एफ, जी और एच। अरे सबसे लेस तक मैंने बताया था ना, बस वही। इसमें कितने आएंगे 2, 6, 10 और 14। अरे एफ में 14 एलिमेंट होते हैं तो कितने आएंगे 32। तो आप बोलोगे 6 और 7 पीरियड में मैक्सिमम एलिमेंट कितने आ सकते हैं 32। अब आगे करते हैं इसमें 2 + 6 + 10 + 14 + 18 कितना एलिमेंट आएगा 50। हाफ सेंचुरी देखो पूरा हो गया, हाफ सेंचुरी। तो कितना एलिमेंट आएगा 50। अब आगे वाले को कर लो, सबको ऐड कर लो, ऐड करके देखना दिस एच में कितना होता है 22, ऐड करना दिस विल बी 72। तो अब आपसे कोई भी किसी भी पीरियड में पूछे मैक्सिमम एलिमेंट कितने आते हैं, फटाफट निकाल लेना। मतलब हर 2 में 1 बढ़ाते जाना। जैसे एसपी समझ में आ रहा होगा, एसपीडी, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ जी, ऐसे मतलब हर 2 में 1 बढ़ाते जाना। अगर आपको बोले 12 और 13, 12 और 13 में क्या होगा एस पी डी एफ जी एच आई, और बढ़ा देना। आई में कितने एलिमेंट होंगे 26, तो 26 ऐड करो कितना आएगा दैट विल बी 98। तो वहां पे एलिमेंट कितने होंगे 98। समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये आपको किसी भी पीरियड में आप कितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे आप निकाल सकते हो। तो समझ में आपको आ गया होगा कि किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको निकालना है तो मैंने जो तरीका बताया आप इसका यूज करके निकाल सकते हो। तो ये तो चलो हो गया पीरियड के बारे में। अब हम लोग करते हैं ग्रुप्स के बारे में। तो देखो ग्रुप कितने हैं पीरियोडिक टेबल में 18। ठीक है, और कैसे लिखना है अरेबिक न्यूमेरिकल। अरे अरेबिक न्यूमेरिकल जो लिखते हैं ना 1 2 3 उसमें बस वही अरेबिक न्यूमेरिकल 1 to 18। पर कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि पुराना मतलब पहले एक्चुअल में देखो ऐसा है कि जब टेबल बन गया तो टेबल बनने मतलब नील बोर ने बनाया, बताया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था, हेनरी मोज़ले भगवान को प्यारे हो गए थे, नील बोर ने टेबल बनाया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया, अरे चालू हो गया ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर, टेबल बन चुका था। तो यूरोप ने एक सिस्टम बनाया जिसको बोलते हैं हम लोग कई बार ओल्ड IUPAC। एक्चुअल में IUPAC का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में स्विट्जरलैंड में, तो मतलब वहीं पे मतलब यूरोप में हेडक्वार्टर है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं IUPAC। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री कौन बना? USA, सबको पता है। अब USA भाई दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री, यूरोप बर्बाद हो चुका था, तो USA ने बोला कि अरे यूरोप गया भाड़ में, अब हम लोग अपना खुद का नया रूल बनाएंगे। और USA ने बोला अब हम जो बनाएंगे दुनिया उसको फॉलो करेगा। बहुत हो गए यूरोप। तो पहले क्या था, पहले जो यूरोप कहता था दुनिया उसकी हाँ में लाता था। अमेरिका बोला अब मैं हूँ पावरफुल, अब मैं जो कहूँगा वो दुनिया को फॉलो करना पड़ेगा। अरे आप लोगों भी तो यही करते हो ना, ये जो अमेरिका बोलता है उसके हर बात में जी हजूरी। तो जो अब अमेरिका ने बोला अब मैं हूँ पावरफुल, अब मैं जो कहूँगा वही सबको करना होगा फॉलो। अब ग्रुप नंबर बना दिया था ओल्ड IUPAC या यूरोप ने अलग,
अमेरिका ने बोला मैं इसको फॉलो ही नहीं करूंगा, मैं अपना अलग बनाऊंगा। तो अमेरिका ने अपना अलग ग्रुप नंबर बनाया, मैं भी लिखता हूं, मैं भी लिख रहा हूं उसको। तो अमेरिका ने अपना अलग ग्रुप नंबर बनाया, यूरोप ने अपना अलग ग्रुप नंबर बनाया, पूरी दुनिया के अब साइंटिस्ट तो बेचारे सीधे साधे साइंटिस्ट परेशान। अब यूरोप का साइंटिस्ट अमेरिका जाए तो ग्रुप अलग, अब अमेरिका का साइंटिस्ट यूरोप आए तो ग्रुप अलग, कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो सबको मिलाया गया, समझाया गया, मतलब कि यार क्यों लड़ाई वड़ाई करो, आराम से समझो बातों को, सबको समझाया गया, मतलब बैठा के समझाया कि भाई समझो यार क्यों लड़ाई वड़ाई कर रहे हो, हम साइंटिस्ट लोग अच्छे से रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, क्यों लड़ाई कर रहे हो। तो फिर एक कमेटी बनाई जिसका नाम था IUPAC। कमेटी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कोई भी रूल आएगा, कोई भी रूल कौन डिसाइड करेगा, IUPAC। तो IUPAC ने बोला कि अच्छा चलो खत्म करते हैं झगड़े को और सिंपल 1 से लेके 18 अरेबिक न्यूमेरिकल में लिख लेते हैं, खत्म काम। तो 1 से 18 जो अरेबिक न्यूमेरिकल में जो लिखा हुआ है वो क्या है कि मॉडर्न कन्वेंशन है, फिर मॉडर्न सिंबल है। पर मॉडर्न सिंबल के पहले ओल्ड क्या था वो आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है ये, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे और क्या हो सकते हैं। ठीक है, इतना थोड़ा सा इसमें P वाले को कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो मेरा क्योंकि पहला क्लास मैं यहाँ पे इस कैमरे में ले रहा हूँ तो आप लोगों को बार बार लग रहा है सर कहाँ गायब हो जा रहा है। एक्चुअली क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि कैमरे में बोर्ड का कितना स्क्रीन दिखाई दे रहा है, तो मैं बार बार जाके मुझे कैमरे की स्क्रीन में देखना पड़ता है कि बोर्ड का कितना स्क्रीन दिखाई दे रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इधर क्लास ले रहा हूँ। और धीरे धीरे वही आइडिया मुझको लग जाएगा कि कितना पोर्शन मुझको दिखाई देता है और कहाँ तक मुझको लिखना होगा ये, ठीक है, सही है। अब हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं, पहले क्या समझते हैं, अभी करंट वाला समझते हैं कि करंट में IUPAC में बोला रहा है लड़ाई वड़ाई बंद करो, झगड़ा बंद करो, लिखो फटाफट। उन्होंने बोला लिखो 1 से 18 खत्म करो मामला। तो बोला 1 2, ये किसका है, IUPAC मॉडर्न। तब जो अभी जो चल रहा है अभी हम लोग यही लिखते हैं 1 2, झगड़े को बंद करो, प्यार मोहब्बत से रहो, उसने बोला ये। तो 3 4, अरे 5 मतलब लिख लेना वो जो भी है, एलिमेंट मैंने लिख रहा, बस ग्रुप समझो कितने। मतलब ये S ब्लॉक था ना, S ब्लॉक टेबल में पहले तो कितने एलिमेंट्स है, मतलब कितने ग्रुप है, 2। फिर 3 से लेके 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो ये D ब्लॉक है। अभी ब्लॉक के बारे में नहीं लिखना चाह रहे, ब्लॉक का हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, अभी समझो पहले। ये मॉडर्न वाला है, पुराना वाला समझ लेते हैं कि भाई किसके लिए सब लड़ मर रहे थे, क्या था वो समझते हैं। तो इसको लिखते हैं CAS। CAS का मतलब, वैसे CAS का देखो कई मतलब, इसका एक मतलब है केमिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका या केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, मतलब 2 फुल फॉर्म है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम या केमिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका। आपको क्या याद रखना है, बस CAS अमेरिका। किसका सिस्टम है, अमेरिका, USA। तो क्या बोलोगे किसका सिस्टम, USA। तो CAS या फिर किसका सिस्टम, USA का, ठीक है। ये अच्छा थोड़ा सा बाहर हो रहा है USA, ठीक है। तो मैं CAS किसका सिस्टम, USA का सिस्टम, ठीक है, USA का। तो USA का सिस्टम देखो याद करने का तरीका, ABA, क्या है, ABA, मतलब ऐसे ही। कैसे बोलोगे, 1A 2A। रोमन न्यूमेरिकल आप बोलोगे सर रोमन में, अरे याद करो मेंडलीव्स ने टेबल में, मेंडलीव्स टेबल में ग्रुप नंबर किससे डिसाइड होता है, वैलेंसी से। तो जो रोमन नंबर में लिखे ये एलिमेंट का वैलेंसी बताता है। तो पुराने वाले जो ग्रुप नंबर थे, ये जो रोमन नंबर में लिखे ये वैलेंसी बताता है ये। अभी करंट में तो
सीधा 1 से लेके 18, पर पुराना नंबर सिंपली वैलेंस से बताता था 1A 2A। अब इधर के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अलग है, तो ये यहां से है 3B 4B 5B 6B 7B। 8 9 10 की प्रॉपर्टी काफी मिलती जुलती होती है। दिस इज 8B 1B 2B। देखो 1B में जो एलिमेंट है, आप देखना चाहो देख लेना। 1B में एलिमेंट है कॉपर सिल्वर गोल्ड। कॉपर सिल्वर गोल्ड, उनकी वैलेंसी क्या होती है 1। 1A में कौन से एलिमेंट होते हैं? 1A में एलिमेंट है एल्किली मेटल। कौन से? लिथियम सोडियम पोटेशियम, उसकी वैलेंसी भी 1। मेंडलीव्स ने क्या किया था, अगर आपको याद तो मैंने बताया था मेंडलीव से सब गलती हुई। मेंडलीव ने क्या किया था कि जो ग्रुप जो बनाया था उसमें लिथियम सोडियम पोटेशियम, उनके साथ में कॉपर सिल्वर गोल्ड को भी रख दिया था। वेरी स्टेबल मेटल विथ हाई रिएक्टिव मेटल्स। तो मॉडर्न टेबल में क्या है, जो कॉपर सिल्वर और जो गोल्ड है वो 1B में रखे हुए हैं, और जो लिथियम सोडियम पोटेशियम है वो 1A में रखे हैं। ठीक है, तो पुराने वाले में जो नंबर जो बता रहे हैं वैलेंसी को बता रहा है। ठीक है, तो ये वैलेंसी के हिसाब से हाँ, तो A B फिर इधर A। अरे ये 3 है, ध्यान रखना B के बाद A, ये B, ये पूरा ध्यान रखना B, मतलब A B A ऐसे याद रखना है। 3B 4B 5B 6B 7B, सॉरी A है ये, तो A सिस्टम था ना, एक गलत हो गया। A 4A 5 है 6 है 7 है एंड 8 है। ठीक है, किसका सिस्टम है? अमेरिकन सिस्टम, ABA। ठीक है, समझ में आया? ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब समझते हैं एक और सिस्टम है, ओल्ड IUPAC। ओल्ड IUPAC सिस्टम कहां का? यूरोपियन सिस्टम। लिखना चाहो लिख लो, ये कौन सिस्टम है? यूरोपियन सिस्टम। अभी करंट में IUPAC चलता है, इसको ओल्ड IUPAC बोलते हैं, फिर यूरोपियन सिस्टम, और उसको अमेरिकन सिस्टम। अगर आपसे कभी ओल्ड सिस्टम के बारे में पूछे, मतलब बोले कि ओल्ड सिस्टम कौन है, तो वैसे आप ओल्ड सिस्टम ये लिखोगे। मतलब देखो, अगर ओल्ड सिस्टम पूछता है तो आपको यही बताना है। अगर आपको बोला ओल्ड IUPAC सिस्टम, तब ये बताना, मतलब आप समझो ये पता होना चाहिए पर बताना नहीं, इसको छिपा कर रखना है। बताना नहीं है, ये पता होना चाहिए पर बताना नहीं, छिपा कर रखना है। अगर पूछा ओल्ड सिस्टम तो ये, अरे अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे पावरफुल बन गया, तो अब जो अमेरिका कहेगा वही आपको करना था। तो अमेरिका वालों को बोलना है ओल्ड सिस्टम, और ये न्यू, मतलब ये ओल्ड सिस्टम है, ये न्यू सिस्टम है। अगर आपको कोई पूछे तो ओल्ड सिस्टम न्यू सिस्टम, और कुछ डिटेल में घुस जाए कि नहीं बताओ और बताओ, तो बोलो कि दिस इज ओल्ड अमेरिकन सिस्टम। जो लिखने जा रहे वो है ओल्ड IUPAC सिस्टम, तो आपको बोलेगा वो एक्सेलेंट, क्या नॉलेज है आपको। तो ये ओल्ड सिस्टम न्यू सिस्टम, और डिटेल में चले, ओल्ड सिस्टम मतलब अमेरिकन सिस्टम, और ये ओल्ड IUPAC सिस्टम। जब तक नहीं पूछा तब तक बताना नहीं है। ओल्ड IUPAC में क्या है? AB 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, उसने इसको बोला है 8, बस सिंपल 8। दिस इज 1B, 8 खत्म, 8 का नई स्टोरी। 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B एंड लास्ट को 0। और इनर्ट गैस से उनका बैलेंस 0 होता है। ठीक है, तो ये
ओल्ड सिस्टम था और वो आपके पास क्या था, वही न्यू सिस्टम था, और इसमें बीच में कौन सा लिखा है, अमेरिकन सिस्टम। तो अगर आपसे कोई पूछता नहीं तो फिर आप इसमें यही बताओगे कि जो ओल्ड सिस्टम है और आपके पास ये न्यू सिस्टम है। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा ये। तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपके पास ओल्ड और न्यू सिस्टम। तो हम लोग अब आगे लिखते हैं, इसको सब लोग लिख लेना, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने बहुत क्लियरली समझा दिया है। और न्यू सिस्टम सिंपल 1 से लेके 18 अरेबिक न्यूमेरिकल। ओल्ड सिस्टम क्या था, ओल्ड रोमन न्यूमेरिकल। और रोमन न्यूमेरिकल एक्चुअल में क्या होता था, रोमन न्यूमेरिकल आपको मतलब बताया करता था मेनली वैलेंसी के बारे में। आजकल वैलेंसी के बारे में पता नहीं चलता। ठीक है, पीरियड हो गए, ग्रुप हो गए। अब हम लोग थोड़ा बहुत एस ब्लॉक पी ब्लॉक के बारे में लिख लेते हैं, पर वो करते हैं पहले एस ब्लॉक पी ब्लॉक के बारे में लिख लेते हैं। तो पहले चलो लिखते हैं एस ब्लॉक। तो देखो एस ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, एस सब सेल में। तो लिखो इन दिस लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एस सब शेल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होता है, एस सब शेल में। ठीक है, यहां प्रेजेंट होता है। अब ये एस ब्लॉक होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एस सब शेल, वहां प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, देखो हम लोग जब बात कर रहे हैं वो लास्ट वाले की बात है, लास्ट वाले की। तो वो क्या होगा, NS1 और 2। एस में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कैसे लिखे जाते हैं, N देखो ये होगा NS1 और 2। एस में या तो एक इलेक्ट्रॉन है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये NS1 और NS2। NS1 को बोलते हैं हम लोग एल्केली मेटल, दिस इज एल्केली मेटल, एंड दिस इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, एंड दिस इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। एस ब्लॉक मतलब एस ब्लॉक के 2 पार्ट हो गए, एल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं क्या क्या है। बाकी एस ब्लॉक आपको आगे अलग से पूरा चैप्टर होगा। तो मैं बस बेसिक समझना है कौन कौन से एलिमेंट है। देखो लेने को हाइड्रोजन भी हो सकता है, पर हाइड्रोजन को नहीं रखते, हाइड्रोजन को अलग से करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एल्कली मेटल की लिस्ट लिख रहे हैं। क्या क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आप बोलोगे सब फ्रांसियम भी होता है। फ्रांसियम एक्चुअल में रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब ये होता है कि उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है। तो ऐसे एलिमेंट के बारे में ज़्यादा हम लोग स्टडी करते नहीं है। फ्रांसियम लिखना चाहो लिख लो, पर मत लिखो, जरूरत नहीं है, फ्रांसियम में से होता है। ठीक है, तो इतने बहुत है। और हाइड्रोजन को नहीं लिखते इसमें। ठीक है, NH2 वाले में कौन कौन से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ये स्ट्रोंटियम है, एंड दिस इज बेरियम, बेरिलियम एंड बेरियम। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसमें पूछे कि सारे एलिमेंट्स क्या है, तो अब बोलोगे इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स मेटल है। तो आप लिख लो कि ऑल द एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक आर मेटल। तो सारे के सारे आपके पास मेटल होते हैं। इवन बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। आपको पता होगा कि मेटल ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो हम लोग अब इसमें आगे आते हैं। ठीक है, सेकंड आपके पास क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो देखो पीरियोडिक टेबल चैप्टर में क्या है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आपको याद करना है एक्चुअल में, मतलब थोड़ा बहुत याद करना है। डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में बहुत ऊपर नॉलेज चाहिए। तो पी ब्लॉक के बारे में, क्योंकि पी ब्लॉक में बहुत चीजों में बदलता है, चेंजेस आते हैं, इसलिए पी ब्लॉक क्या है कि आपको पता होना चाहिए, अलग से पता होना चाहिए। ठीक है, तो पी ब्लॉक में करते हैं। तो देखो पी ब्लॉक क्या होगा, वो जब NS फिल हो जाएगा उसके बाद P का नंबर आएगा। ठीक है, तो इसका इसमें लिखो इन दिस लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन P सब शेल। तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा, P सब शेल में। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा NP1 to 6। ठीक है, NP1 to 6।
तो इवन जो इनर्ट गैस होते हैं वो भी क्या होता है, वो भी हमारे पास होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, स्टार्ट करते लिखना, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ लिखने वाला हूँ, मतलब मैं डिटेल में लिखने वाला हूँ, तो इसलिए मैं इसमें और भी चीज़ें, कुछ चीज़ें और भी बता दूंगा। ठीक है, तो क्या क्या होगा, तो देखो NP1, अरे वो ग्रुप 30, ठीक है, NP1, NP2, NP3, NP4, NP5 और NP6, हीलियम को अलग करके करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, नियॉन, AR आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, इसके पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइट, एस्टेटाइट। इसके पहले ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलिनियम। आपके मन में आएगा क्या सर हमको भी याद करना, भी नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, पूरे याद नहीं करने, आगे जब जरूरत पड़ेगी याद करेंगे, अभी जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इसके पहले नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एर्सेनिक, एर्सेनिक एस्टेटाइट, एर्सेनिक, एंटीमनी, मनी का उल्टा एंटीमनी, बिस्मथ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, दिस इज पीबी, लेड, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, एंड टैलियम। ठीक है, ये हमारा हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट। कुछ नाम लिख लेते हैं जिसको लिख के आपको मजा आएगा। इसको बोलते हैं दिस इज इनर्ट गैस, इसको इनर्ट गैस बोलते हैं। इसके पहले वाले को बोलते हैं हेलोजेंस, ये सबको पता है, इसके पहले वालों को हेलोजेंस बोला जाता है। क्वेश्चंस ये आता है कि उसको हेलोजन क्यों बोलते हैं, कि इसको हेलोजन बोलने के पीछे क्या रीजन है, कि इसको हेलोजन क्यों बोला जाता है। तो इसको देखो हेलोजन इसलिए बोलते हैं, इसको पहले समझते हैं। जितने भी सॉल्ट होते हैं, मतलब सॉल्ट, नमक, तो जो सॉल्ट होते हैं जितने भी, वो नॉर्मली इस एलिमेंट से बनते हैं। देखो मेटल तो कोई ना कोई होगा, पर जो नॉन मेटल होता है सॉल्ट को नॉर्मली ये होता है। तो जितने भी सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट, नमक, वो क्या होते हैं, ये बनाते हैं नॉर्मली। मतलब तो हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। ऐसा नहीं कि कुछ भी रख दे। देखो इनर्ट का मतलब है कि भाई स्टेबल है, इनर्ट है, वो मुक्त है, मतलब सारे मोहमाया से ऊपर उठ के इनर्ट है। तो जो कुछ नहीं करता वो इनर्ट गैस, जो कुछ नहीं करेगा, जो स्टेबल है, वो इनर्ट गैस। इनर्ट गैस स्टेबल है, कुछ नहीं करते। हेलोजन का मतलब जो रिएक्शन करता है, रिएक्शन, और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सॉल्ट। तो जो सॉल्ट बनाएगा उसका मतलब होता है हेलोजन। तो आप लोग लिख लो, हेलोजन का मतलब क्या है, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। तो जो सॉल्ट बनाते हैं वो हेलोजेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं दिस इज चाल्कोजेंस, चाल्कोजेन, दिस इज एल, चाल्कोजेन। आप बोलोगे सर चाल्कोजेन का मतलब क्या होता है, चाल्कोजेन का मतलब होता है और, अरे और मिनरल, और आपको पढ़ाया होगा ना 9th में 10th में, और फॉर्मिंग एलिमेंट, और मिनरल, जितने भी और होते हैं, आपका मन करे देख लेना, जितने भी और आपको पता है 100 और निकालना, ढूंढ लेना जितने भी है, आयरन का और एल्यूमिनियम का, और जो मन करे और निकालना, लिस्ट निकालना। उस 100 और में, 100 और में नियरली 70% में ऑक्सीजन होगा और 28% में सल्फर होगा, मीन्स 98% में यही दोनों होते हैं। आपको इधर उधर का तो इक्का दुक्का ही मिलेगा। तो नॉर्मली जितने भी और होते हैं, जैसे आयरन का और हो, एल्यूमिनियम का और हो, और मतलब बॉक्साइट, हेमेटाइट, जो भी आपको पता होगा, तो उस समय क्या होता है, ये दोनों जरूर प्रेजेंट होते हैं, या नीचे वाला भी हो सकता है। तो जो और फॉर्मिक सब्सटेंस बोलते हैं इनको। और फॉर्मिक सब्सटेंस का मतलब ये है कि जितने भी और मिलते हैं हमें अलग अलग मेटल्स के, उनमें नॉर्मली ऑक्सीजन और सल्फर प्रेजेंट होता है। अब बोलोगे सर ये क्यों प्रेजेंट होता है, देखो ऐसा स्टोरी समझो,
मान लीजिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम को क्या होता है, एल्युमिनियम में लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2, 8, 3, तो एल्युमिनियम आपका अनस्टेबल है। तो नेचर में पढ़ा है, तो वो क्या होगा, नेचर में भी ढेर सारे एलिमेंट होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, तो नेचर में क्या होता है, दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन कर लेता है। आप बोलोगे सर ऑक्सीजन से क्यों करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन, एक तो अगर आपसे पूछा जाए कोई, मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, इसमें मतलब ये वैसे फाउंडेशन की चीज़ है, 10 तक पता होना चाहिए, पर मैं फिर भी आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ और मतलब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर कोई पूछे अर्थ में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है, अगर आपका आंसर नाइट्रोजन, इसका मतलब आपको 0, आपका नॉलेज 0 है। पहली बात, अगर आपसे कोई पूछे अर्थ में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है, आपने बोला नाइट्रोजन, मीन्स आपको कुछ नहीं आता है। आपको मैंने एटमॉस्फेयर नहीं पूछा है, मैंने हवा के बारे में नहीं पूछा, मैंने अर्थ पूछा। अर्थ का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर भी इसमें है, इसमें हाइड्रोस्फीयर भी है पानी, इसमें लिथोस्फीयर भी है। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है, अरे मिट्टी, इसमें बायोस्फीयर, इंसान, जानवर, ये सब है। तो अर्थ का मतलब है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, तो ये अर्थ का मतलब है। अगर अर्थ में पूछे सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है, तो आपको बोलना है ऑक्सीजन। क्या मिलता है, ऑक्सीजन। तो पूरे अर्थ का मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस है कि और बनाने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होगी। वैसे ऑक्सीजन देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट में फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, पर फ्लोरीन जब मिलता ही नहीं नेचर में तो और कैसे बनाएगा। तो नेचर में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द और में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट क्या होता है, ऑक्सीजन। अब कुछ भी लो, हवा में ऑक्सीजन है, पानी में ऑक्सीजन है, इवन जो मिट्टी होती है, सिलिका, पता होगा मिट्टी सिलिका होती है, सैंड सिलिका होता है, सिलिका में भी ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन हर जगह, हमारी बॉडी में भी ऑक्सीजन है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन, तो सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन। अगर आपसे कोई पूछे सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, तो उसका नाम है सिलिकॉन। क्या नाम है, सिलिकॉन। तो आप लोगों के दिमाग में तो आएगा भी नहीं सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, तो सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट क्या है, सिलिकॉन। और एक बात और, आपसे पूछे मोस्ट एबंडेंट मेटल, कौन सा मेटल सबसे ज्यादा अर्थ में मिलता है, तो उसका नाम है Al, एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा अर्थ में मिलने वाला एलिमेंट है एल्यूमिनियम, इसीलिए जितने मेटल मिलते हैं मार्केट में उसमें सबसे सस्ता होता है एल्यूमिनियम। इसीलिए विंडो का जो फ्रेम होता है ना व्हाइट कलर का, वो एल्यूमिनियम ही होता है। सस्ता भी है, टिकाऊ भी है और रस्टिंग का झंझट भी नहीं, लेकिन मजबूत नहीं है। मतलब मजबूत है पर लोहे जैसा मजबूत नहीं है, मतलब है मजबूत पर लोहे वाली बात तो नहीं है। तो इसलिए जब कभी दरवाजा बनवाना होता है तो सेफ्टी डोर तो एल्यूमिनियम का नहीं बनाते, अरे इतना मजबूत नहीं है, टूट सकता है। तो अब विंडो फ्रेम बोलो, चाहे विंडो फ्रेम को बनाता है, विंडो फ्रेम के आगे तो लोहा लगा होता है ना। अरे विंडो फ्रेम में भाई पहले विंडो का पहले लोहा होता है ना, ग्रिल, रेलिंग ग्रिल लगा होता है, उसके बाद विंडो होता है ना जिसमें स्लाइड करते हो। तो स्लाइडिंग वाला किसका बनता है, एल्यूमिनियम का। क्यों एल्यूमिनियम का बनाते हैं, एक तो रस्टिंग नहीं होता है सबसे बड़ा। अगर लोहे का बनाओगे तो रस्टिंग करेगा और उसको मतलब स्लाइड करने में दिक्कत आएगा, स्लाइडिंग में दिक्कतें आएंगी। आप बोलोगे सर पेंट कर लो, अरे पेंट करोगे तो पेंट पता होगा ना चिपकने लगता है। आप कभी करो, आप जैसे मान लो 2 बॉडी को पेंट करोगे तो इनमें फिर चिपकने लगता है, तो वो अच्छे से स्लाइड नहीं करेगा। हमको फ्रेम चाहिए जो आराम से स्लाइड करे, तो एल्यूमिनियम में रस्टिंग का झंझट नहीं होता, ना कुछ करता है, आराम से बन जाता है, चलता रहता है सालों साल। मजबूत भी ज्यादा नहीं चाहिए होता है, मतलब ऐसा भी नहीं कि उसको कोई तोड़े, उसके आगे तो लोहे का लगा ही होता है सब। हाँ मजबूती लेकिन आयरन से कम होती है, मजबूती कम होती है पर सबसे ज्यादा एबंडेंट होता है, इसलिए सब सस्ता है, मतलब सस्ता मेटल, कोई डाउट नहीं, काफी सस्ता मेटल है। सस्ता होता है इसलिए कभी गौर करना, घर के बाहर जो बिजली के जो मतलब वायर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर होते हैं, जो गवर्नमेंट वाले होते हैं, वो एल्यूमिनियम के बनते हैं। अरे गवर्नमेंट इतना खर्चा क्यों करेगी, तो जो बाहर की जो इलेक्ट्रिसिटी वायर होते हैं वो किसके बनते हैं, वो नॉर्मली बनते हैं आपके एल्यूमिनियम के। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, तो ये बात याद रखनी है।
मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन, सेकंड सिलिकॉन, मोस्ट एबंडेंट मेटल आपका कौन है? एल्युमिनियम। अगर आपसे दुनिया मतलब अर्थ को छोड़ो, आपको यूनिवर्स के बारे में पूछे, बताओ इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एबंडेंट एलिमेंट कौन है? सबसे ज्यादा एबंडेंट एलिमेंट कौन है? तो पता है, स्टार हो, सन हो। स्टार किससे बनते हैं? हाइड्रोजन से। तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ दिस यूनिवर्स इज हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा एबंडेंट एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैंने ये जब डायग्राम ड्रॉ कर लिया, अब इसमें कुछ बना लेते हैं, फिर कुछ सांप सीढ़ी बना लेते हैं। चलो सीढ़ी बनाते, स्टेयर। कैसा लगा? दिस। अब बोलोगे सर ये क्या बना दिया? ये जो बनाया है बीच में, ये जो बना है हमारे बीच में, ये जो बीच में फंस गया है, कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो बीच में जो फंसा है इसको बोलते हैं मेटेलॉइड। मेटेलॉइड, मेटेलॉइड पता है ना क्या होता है? जो बिहेव करता है बोथ एज अ मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये एलिमेंट है मेटेलॉइड। इसके इधर वाले एलिमेंट है मेटल। और इनर्ट गैस को छोड़ दो, इनर्ट गैस को छोड़ दो, और बाकी जो बच गए ये है नॉन मेटल। ठीक है, ये नॉन मेटल। ठीक है, बाकी जो बच गए नॉन मेटल। तो नॉन मेटल कौन कौन है? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये नॉन मेटल 10। इनर्ट गैस को हटा देते हैं, इनर्ट गैस को अलग से करेंगे। ठीक है, इनर्ट गैस को हटा दें, तो हम लोग उसको हटा देते हैं, और बाकी ये सारे आपके पास क्या? नॉन मेटल। तो हम लोग क्या है कि इनर्ट गैस के बारे में आगे अलग से देखेंगे। ठीक है, ये इनर्ट गैस है। और नॉन मेटल क्या है? ये सारे नॉन मेटल, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, ये आपके पास, और ये मेटेलॉइड, ये मेटल। ठीक है, अभी हम लोग इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते हैं। और इसमें देखो ये चाल्कोजेंस थे, इसमें एक और लिखना चाहो, इनको जो नाइट्रोजन है इनको हम लोग बोलते हैं दिस इज पिनेक्टोजन। स्पेलिंग मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। दिस इज पिनेक्टोजन, आप चेक करना। पिनेक्टोजन का मतलब होता है कि ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, जितने भी पॉइजन्स आते हैं, फेमस पॉइजन्स, जो जहर, जो हम लोग, अरे पता होगा ना, कोबरा का जहर या फिर जहर, जितने भी फेमस पॉइजन्स होते हैं उनको बनाने के लिए नॉर्मली नाइट्रोजन का यूज होता है, फेमस पॉइजन्स। तो एक्चुअली इनको बोलते हैं पिनेक्टोजेंस। तो पिनेक्टोजेंस, नॉन मेटल, चाल्कोजेंस और हेलोजन, और ये आपके इनर्ट गैस। ठीक है, अब हम लोग क्या है कि ये जो लिखा हुआ है एक्चुअल में, पहले इसमें कुछ चीजें लिख लेते हैं एक्चुअल में, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप लोगों ने मेटेलॉइड को लिख लिया होगा। देखो मेटेलॉइड, और इसमें से पहले समझ लेते हैं कि क्या है मेटल, क्या है नॉन मेटल। देखो मेटल नॉन मेटल के बारे में हम लोग डिटेल में चैप्टर में आगे फिर से करेंगे, आगे आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वहां फिर से करेंगे। पर अभी कुछ समझ लेते हैं जो आपके लेवल की बात है, आपके लेवल की बात पे आते हैं। अच्छा, मेटल क्या होता है? आप बोलोगे सर मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि नॉन मेटल, अरे इलेक्ट्रॉन देने वाला मेटल, बस यही डेफिनेशन है। बाकी बोलोगे हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, ये होता है, वो होता है, आपसे ये सब नहीं पूछा। सिंपल, व्हाट इज मेटल? जो इलेक्ट्रॉन देगा मेटल। ठीक है, कोई पूछे नॉन मेटल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो अनायन बनाता है, अनायन, वो होता है नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉन देने वाला मेटल, लेने वाला नॉन मेटल। ठीक है, जो दोनों काम करे, मेटेलॉइड। तो मेटेलॉइड क्या होता है? विच कैन एक्ट एज बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। तो मेटेलॉइड क्या होते हैं? जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के जैसे काम करते हैं, वो होते हैं मेटेलॉइड। तो मेटेलॉइड मेटल और नॉन मेटल दोनों के जैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, वो होता है मेटेलॉइड। तो मेटेलॉइड क्या होता है? जो दोनों के जैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इनर्ट गैस क्या है? तो समझो इनर्ट गैस क्या है।
तो देखो इनर्ट गैस पहली बात तो सुन की फीलिंग आएगा सर नॉन मेटल होना चाहिए। अरे कोई रूल है क्या कि गैस होगा तो नॉन मेटल? फीलिंग से पढ़ाई होती है, फीलिंग से बोलोगे कि सर नॉन मेटल है, मजाक चल रहा है कोई? अरे फीलिंग से क्या होता है, आप बोलोगे सर फीलिंग आ रही है नॉन मेटल है, अरे मजाक चल रहा है, फीलिंग से पढ़ाई थोड़ी ना होती है। समझते हैं? इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन देता है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन देता है, बोलोगे नो, तो मेटल कैसे हुआ? नहीं, चलो अच्छा इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन लेता है, नियॉन इलेक्ट्रॉन लेता है, क्रिप्टॉन इलेक्ट्रॉन लेता है, आप बोलोगे नहीं सर इलेक्ट्रॉन भी नहीं लेता है। तो किस बात का भाई नॉन मेटल? जब ना इलेक्ट्रॉन लेता है और जब ना भाई इलेक्ट्रॉन देता है तो वो ना मेटल है और ना नॉन मेटल है। सो इनर्ट गैस आर नाइदर मेटल नॉर नॉन मेटल। अब बोलोगे है क्या? अरे कोई रूल है क्या यार कि सबको मेटल नॉन मेटल बनाना है? कोई रूल है? ऐसा कोई रूल नहीं कहता है, ऐसा कोई रूल नहीं कहता है कि मेटल मेटल और नॉन मेटल मेटल। अरे भाई उसको अकेले रहना, ना वो मेटल है ना नॉन मेटल है। क्या? इनर्ट गैस क्या है? नोबल गैस। और उसका नाम नोबल गैस, इनर्ट गैस, किसी के साथ नहीं। तो याद क्या रखना है? देखो चार चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाला मेटल, लेने वाला नॉन मेटल, जो दोनों काम करे, इलेक्ट्रॉन दे और ले भी, मेटलॉइड। अब एक टाइम पे नहीं, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कभी वो इलेक्ट्रॉन देगा कभी लेगा, कंडीशन पे, तो मेटलॉइड। और जो दोनों काम ना करे, ना मेटल और ना मतलब नॉन मेटल, वो है मेटल मतलब इनर्ट गैस। तो याद रखना इनर्ट गैस आर नाइदर मेटल नॉर नॉन मेटल। देखो ऐसा होता है, चलो एग्जांपल समझते हैं, कुछ समझते हैं। देखो इंडिया में भी देखो चार टाइप के लोग होते हैं। आप बोलोगे ये क्या मैं बोल रहा हूँ? अरे चलो पॉलिटिकल पार्टी को समझते हैं। देखो मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, आपको करना है करो, वो आपकी चॉइस है, ये पर्सनल चॉइस है, ये हमारा फंडामेंटल राइट में हमारा पर्सनल चॉइस है, राइट टू प्राइवेटी मतलब प्राइवेसी। आपका जो करना है करो, वो आपका चॉइस है। मैं किसी के सपोर्ट में नहीं, किसी के अगेंस्ट में, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं इंसान हूँ, बस सिंपल। अब मान लेते कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, बोले दिन भर जय जय मोदी, ठीक है भाई, अच्छा है, मोदी का सपोर्टर है। दूसरा हो सकता है कि भाई मोदी के अगेंस्ट हो, मतलब देखो अगर मोदी का अगेंस्ट है तो फिर वो क्या हो जाएगा, मोदी के अपोजिट मीन्स कांग्रेस का या किसी भी और पार्टी का, ठीक है। एक तीसरा आदमी हो सकता है कि जहां मौका मिला वहां पे घुस जाओ। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी की जय जय, कांग्रेस की गवर्नमेंट तो कांग्रेस की जय जय। तो वो क्या दल बदलू है, दोनों काम करता है, तो वो क्या मेटलॉइड, जो दोनों काम करते हैं। और कुछ मेरे जैसे इंसान होते हैं कि मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता भाई, मुझे अपना जिंदा रहना, अपना रिलैक्स रहना, चिल रहना है यार, जिसको जो करना है करो, ठीक है, मुझे चिल रहना, रिलैक्स रहना है। तो मेरे जैसे होता है वो है इनर्ट गैस, इनर्ट है, नोबल है, कोई मतलब नहीं, ठीक है, नोबल पर्सन है वो। तो मतलब चार कैटेगरी, एक बीजेपी, एक कांग्रेस, दूसरा दल, कांग्रेस मतलब कि बाकी जो बचे हुए वो समझ रहे हो, कांग्रेस मतलब कि और भी जो पार्टी उसके साथ है वो, सिर्फ कांग्रेस नहीं, कांग्रेस इज अ ग्रुप ऑफ पार्टीज, ठीक है। बाकी जो दोनों के साथ दल बदलू, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, और चौथे मेरे जैसे, ठीक है। हम लोग इंडियन है, बस सिंपल इंडियन बहुत है। तो इनर्ट गैस अलग कैटेगरी, उनको किसी के अंदर डालने का ट्राई नहीं करना है, ठीक है। अब समझना क्या है, इनर्ट गैस को अलग से, नॉन मेटल याद कर लो। तो मैं नॉन मेटल के बारे में बता रहा हूं, याद कर लो कितने नॉन, मैं इसलिए बोल रहा हूं याद कर लो, आपको अच्छा रहेगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा बाकी जो मैंने लिखे थे, हाइड्रोजन तो दिख ही रहा है, बाकी जो मैंने लिखे थे उनको याद कर लेना। कौन कौन से लिखे थे यार, हाइड्रोजन के अलावा बाकी जो लिखे थे नॉन मेटल कितने, 11, सिर्फ 11 नॉन मेटल। कौन कौन से? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, उसके अलावा कौन कौन सा है, कार्बन, देखो उसके अलावा क्या है, कार्बन, उसके बगल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसके बगल में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, उसके बगल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 10 याद करने, मैं फिर से रिपीट करता हूं, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन। तो 11 नॉन मेटल है। और मेटलॉइड, देखो मेटलॉइड के बारे में मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, इसमें मैंने बोरॉन लिखा था। आप नेट पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, आपको जहां मर्जी कर लेना, बोरॉन मेटलॉइड दिया है, जहां मर्जी करना चाहो कर लो, बोरॉन मेटलॉइड दिया हुआ है। पर एक बुक है जिसका नाम है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में दिया है सस्पेंस, उसने बोरॉन को दिया है मेटल। आप चेक कर लेना, बोरॉन मेटल। क्वेश्चन आता है कि आपको क्या बताना, आपको बोलना है बोरॉन मेटल है। समझ में आया? बोरॉन के बारे में आपको जो बता रहा हूं ध्यान रखना, भूलना नहीं, नहीं तो फिर
देने के लेने पड़ जाएंगे। तो बोरॉन पता चला क्वेश्चन में पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड, बोरॉन आ गया तो आपने डालने मेटलॉइड, नहीं, बोरॉन एनसीईआरटी के हिसाब से मेटल है, मेटल, ये बात ध्यान रखना है। आप देखो मैं आपको जो बता रहा, आपको जहां जो करना जो कर लेना, गूगल पे सर्च करना, जो करना, बोरॉन मिलेगा मेटलॉइड। मुझको भी पता है मेटलॉइड, पर मुझे सही और गलत का डिसीजन नहीं लेना है, मुझे वो बताना है जो एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी समझ लो जैसे क्रिश्चियन लोगों के लिए बाइबल होता है, जैसे मुस्लिम लोगों के लिए क्या होता है, मतलब मैं भूल गया एक्चुअल में, कुरान होता है, हिंदू लोगों के लिए जैसे गीता होती है, वैसे जेईई मेन, जेईई, सीईटी और नीट के लिए होता है एनसीईआरटी। जो लिखा है वही मानना है, गलत है सही डिस्कशन आपको नहीं करना है। जो बोला, अगर एनसीईआरटी ने बोला बोरॉन मेटल तो आप बोलोगे हाँ भाई मेटल। अगर एनसीईआरटी ने बोला है बोरॉन, मान लो बोला है कि कल बोल दे एनसीईआरटी बोरॉन इज इनर्ट गैस, तो आप भी बोलोगे बोरॉन इज इनर्ट गैस। जो ये बोलेगा वो आपको फॉलो करना है चुपचाप बस। गलत सही, अरे गलत सही की अभी आपकी एज क्या है, क्लास 11th में हो, आप गलत सही नहीं डिसाइड कर सकते। आप वोट दे सकते हो, आप लोग नहीं दे सकते। जब आप वोट नहीं दे सकते तो गलत सही क्या डिसाइड कर रहे हो? जो बोलेगा वो आपको फॉलो करना है चुपचाप, बात खत्म हो गई। तो एक बात का ध्यान रखना है, मैंने अभी जस्ट पहले बताया था कि कितने मेटलॉइड है, 8। अरे अभी 8 लिखे थे ना वो मैंने, जिग-जैग बीच वाले 8, उसमें बोरॉन को छोड़ के बाकी सब एनसीईआरटी में दिया है। तो एक बात क्या याद रखना, नोट करके लिखना, लिखो बोरॉन इज मेटल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के हिसाब से मेटल है, बाकी जितने हैं वो सारे मेटलॉइड है, ठीक है। तो मतलब टेबल में क्या है, इनर्ट गैस याद कर लो, नॉन मेटल मैंने बताया 11 याद कर लो, मेटलॉइड भी बता दिया। अब बाकी जितने बचे देखो, मैंने पी ब्लॉक लिखा था अभी, बाकी एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक जो बच रहा सब मेटल मीन्स पीरियोडिक टेबल में नियरली 80% एलिमेंट मेटल है। कितने? 80%। तो याद रखना है कि इन पीरियोडिक टेबल नियरली 80% एलिमेंट्स आर मेटल और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक मतलब डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक आर मेटल। पी ब्लॉक में ही सारा तामझाम था, इसलिए मैंने पी ब्लॉक को बहुत डिटेल में लिखा, ठीक है। बी ब्लॉक में ही कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल है, कुछ मेटलॉइड है, तो सारा तामझाम पी ब्लॉक में, ठीक है। ये क्या होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट। अब हम लोग इसमें आगे लिखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है एक्चुअल में, इसमें लिख लो कि इन दिस लास्ट इलेक्ट्रॉन is present in D sub shell. In this last electron is present in D sub shell. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? D sub shell में प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, D ब्लॉक एलिमेंट। इसमें क्या है कि इसमें लिख लो ऑल द एलिमेंट्स आर मैटर, मतलब मेटल, ऑल द एलिमेंट्स इसमें क्या है, मेटल है, ठीक है। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट का। जनरल का मतलब ये कि एक्सेप्शन इसमें भी हो सकता है, पर नॉर्मली मोस्ट ऑफ द एलिमेंट का यही होगा। क्या होता है, दिस इज ns12 एंड n-1 d1 to 10, ठीक है, ये होता है। तो अब n-1 क्यों, देखो जब आप लिखोते हो 4s तो उसके बाद आता 3d, 4s तो 3d, जब आप लिखते हो 5s तो आता 4d, तो ये जितना होगा ये से कम, इसलिए ns तो n-1, ठीक है। 4s तो 3d, 5s तो 4d, अगर 6s होगा तो 5d, तो एक कम। जो 1 और 2, अरे पता नहीं सर कॉपर जैसे केस में एक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है, कॉपर में, क्रोमियम में, सिल्वर में, तो इसलिए 1 और 2, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है थी, मतलब डी के लिए जनरल होता है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, पर अगर आपसे कोई पूछे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको यही लिखना है। अब इसके आगे क्या होता है, इसके आगे आपके पास इसमें है एफ ब्लॉक एलिमेंट। पर चलो एफ ब्लॉक एलिमेंट को लिखने के पहले चलो पहले इसे में लिख लेते। अच्छा चलो, एफ ब्लॉक एलिमेंट
तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एफ सब शेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एफ सब शेल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें कहां प्रेजेंट होता है, एफ सब शेल में, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, ऑल द एलिमेंट्स आर मेटल, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, मेटल। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। NS2, उसके बाद है N-1, D 0 और 1, कभी कभी इसमें D में एक इलेक्ट्रॉन आता है। और देखो जब आप 6s लिखते हो, 6s, तो उसके बाद आता 4f, तो s और f में 2 का डिफरेंस, तो ये N-1 और ये N-2, F1 से लेके 14, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन डी में भी भेजना पड़ता है, तो ये 0 to 1 और F1 से लेके 14, अभी करते हैं इस पर थोड़ा डिस्कस करते ही है। तो ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, 6s तो 5d और 4f, तो इससे 2 कम, तो इसलिए N-2f होता है ये, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बहुत ध्यान से, ये जनरल, इसमें भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं। दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। आप समझते हैं, कुछ एफ और डी को मिलाकर समझते हैं, ठीक है। तो देखो डी ब्लॉक में फिर से आते हैं, देखो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में सारे के सारे क्या है, सारे के सारे एलिमेंट्स आपके पास मेटल है, सारे के सारे मेटल। देखो डी ब्लॉक वो बीच वाला जो होता है ना, इधर इधर एस होता है, इधर पी, बीच वाला डी होता है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट सीरीज ये एक्चुअल में 21 से लेके 30 तक जाता है। अरे स्कैंडियम टाइटेनियम से लेते हुए जिंक तक जाता है। मेटल याद करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा नॉलेज। फर्स्ट सीरीज 21 से 30 तक जाता है। सेकेंड सीरीज आप लिखोगे तो इसमें 8 बढ़ा दो 38, तो अगला स्टार्ट होता है 39 to 48, ठीक है, यहां तक। इसके बाद का सारा ट्विस्ट है, इसके बाद बहुत ध्यान से देखना मैं क्या बताने जा रहा हूं। इसके बाद तो कुछ टेबल क्या है, ऐसे बना है। ये पहला सीरीज हो गया, यहां पे जो लिखा है ये पहला सीरीज ये वाला यहां जाएगा, ये एस ब्लॉक है, वो पी ब्लॉक है, ये पहला, ये दूसरा सीरीज, ठीक है, दूसरा सीरीज आ गया। अब तीसरा सीरीज चालू करते हैं। तीसरे सीरीज में देखो पहले यहां पे 6s होता है, यहां पे 6s, मतलब यहां पे 6s, और उसके बाद एक एलिमेंट है जिसका नाम है लैंथेनम। क्या है नाम? लैंथेनम। पूछा जाए कैसा एलिमेंट है, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है लैंथेनम। मैंने आप लोगों को इसलिए कभी भी लैंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन पूछा भी नहीं और बताया भी नहीं, क्यों? क्योंकि वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। आपके मन में जैसे आएगा डाउट, चलो मैं लिख के दिखाता हूं। लैंथेनम 57 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 57 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 6s2 5d1। आप बोलोगे सर आपने तो लिखवाया था 6s के बाद 4f आता है। देखो मैंने क्या लिखवाया था, 6s के बाद 4f आता है। हाँ, पर इसमें क्या होता है, देखो होता क्या है कि मतलब 56 के बाद 56 जो है वो बैरियम है, उसके बाद जो 57 होता है वहां पे पहले एक इलेक्ट्रॉन डी में आता है, उसके बाद एफ ब्लॉक का सीरीज स्टार्ट होता है। एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डी में आता है, उसके बाद एफ ब्लॉक का सीरीज स्टार्ट होता है। फिर आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, पहले स्टार्ट कर देते। अब देखो समझते हैं। अच्छा, मेंडलीफ ने, आप लोगों को याद होगा, मैंने कहा था कि कुछ एलिमेंट की पोजीशन बदला था उसने, आयोडीन और टी टेरिलियम को पोजीशन बदला था। क्यों? क्योंकि भले ही आयोडीन का मास कम था, मैंने उसको कहा था आप लोगों को कि आयोडीन का भले ही मास कम है, पर उसको उसने हेलोजन्स के साथ रखा, और टेरिलियम का मास ज्यादा है टी का, तो उसने तब भी ऑक्सीजन के साथ रखा। तो पीरियोडिक टेबल देखो बनाने का पर्पस ये होता है कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती है उनको एक साथ रखा जाए। टेबल का मतलब ये नहीं कि उठाया बना दे लो खत्म, अरे ऐसे नहीं है। टेबल का पर्पस क्या है, हमारी स्टडी को सिंपल करना। तो हम लोग क्या है कि जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, जो सिमिलर एलिमेंट होते हैं, उनको एक साथ रखते हैं। लैंथेनम का प्रॉपर्टी
डी ब्लॉक के एलिमेंट से मैच करता है। किससे मैच करता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट से। इसीलिए लैंथनम को क्या है, डी ब्लॉक के साथ रखा जाता है। तो लैंथनम में ध्यान रखना 5D। इसके बाद के जो एलिमेंट है उनमें F स्टार्ट होता है। इसके बाद जैसे कि सीरियम SC, CE सीरियम, CE सीरियम 58, तो 5D1, उसके बाद F आता है, फिर F चलता रहता है वो, ठीक है। तो 5D में एक इलेक्ट्रॉन आता है, फिर F आता है, उसके बाद फिर से D चलता है। तो इसमें एक D में क्यों डाला? प्रॉपर्टी की वजह से एलिमेंट आगे पीछे किए गए हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी नहीं है कि बस बढ़ते जाओ मजाक चल रहा है। अरे टेबल बनाया क्यों है ये तो समझो। टेबल बनाया गया हमारी स्टडी को सिंपल करने के लिए, और प्रॉपर्टी के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशंस को और एलिमेंट की पोजीशन को चेंज किया गया है, ठीक है। इसमें ये लैंथनम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना 5D है। तो जो 3D जो सीरीज है, मतलब इसमें जो जो D का जो थर्ड सीरीज है, जो तीसरा सीरीज है, थर्ड सीरीज, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें एक 57 लैंथनम और बाद में लैंथेनाइड सीरीज, उसके बाद क्या है कि फिर 72 to 80। मतलब इसमें क्या है, एक एलिमेंट 57 लैंथनम, वो डी ब्लॉक का है, उसके बाद लैंथेनाइड सीरीज आता है। जब सीरीज खत्म हो जाती है उसके बाद के एलिमेंट ये इसमें आते हैं। तो टोटल काउंट करो 57 और ये टोटल 9, ठीक है। और ऐसे अगर आप इसका फोर्थ सीरीज लोगो, फोर्थ सीरीज, तो इसका फोर्थ सीरीज में क्या होता है, 89 एक्टिनम, 89 इज एक्टिनम, और उसके बाद फिर 104 to 112, 104 to 112, ठीक है। तो इसको लिख लो, ये आपका हो गया, ये डी ब्लॉक का हो गया। अब इसमें करते चलो एफ ब्लॉक। तो इसमें जो होता है लैंथेनाइड, तो जो लैंथेनाइड जो सीरीज है, लैंथनम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 57, उसके बाद सीरीज स्टार्ट होती है। तो ये है 58 to 71, 58, 59, 60, 61 और आगे 10 और, ठीक है, 71। ये आपका लैंथेनाइड। और दूसरा एक्टिनाइड, एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज क्या होता है, 89 एक्टिनम, ठीक, 89 एक्टिनम होता है। उसके बाद 90 to 103, ठीक है, 90 to 103, ठीक है, एक्टिनाइड सीरीज। तो समझ में आपको आगे डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक।